गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो फ्रेंड्स, आज है 2 अप्रैल और 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच ट्रिपल सी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें टोटल 1000 क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कई महीनों से लगातार इस वीडियो का बहुत अच्छा फीडबैक जा रहा है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई किया है। प्लस आप डेली सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है और इसके साथ साथ शाम 7 बजे की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों क्लासेस को आप ज्वाइन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, और हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे 4 अप्रैल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच एक मेगा टेस्ट होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इसके लिए 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। तो आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच आप कभी भी इस मेगा टेस्ट को दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको सिर्फ इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। एग्जाम कैसे देना है, इस मेगा टेस्ट को आप कैसे दे पाएंगे, अगली क्लास में हम लाइव बताएंगे आपको किस तरह से इस मेगा टेस्ट को आप दे सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सब तैयार हो जाइए। आज की क्लास में भी हम काफी यूनिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिपल एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी हार्ड ड्राइव को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया है। अगर आप अपनी हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। डेली हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफ डिस्क का इस्तेमाल करते हैं अगर आप अपनी हार्ड डिस्क का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स कर्नल की स्थापना किसने की। लाइनेक्स कर्नल की स्थापना किसने की। कर्नल क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है। तो लाइनेक्स क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया था लिनस टोरवाल्ड्स ने, और इसके कर्नल को भी किसने विकसित किया, लाइनस टोरवाल्ड्स। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लाइनस टोरवाल्ड्स, जिन्होंने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, गलती से डिलीट किए गए ईमेल को ट्रेस से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। गलती से डिलीट किए गए ईमेल को ट्रेस एक बॉक्स होता है, जब आप कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिक कहां पे आ जाता है, ट्रेस बॉक्स के अंदर वो मूव हो जाता है। तो क्या यहां से डिलीट करने के बाद ईमेल को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकवर किया जा सकता है। आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं। बट यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेस में स्टोर किए गए ईमेल ऑटोमेटिकली कितने दिनों बाद डिलीट हो जाते हैं। तो ये 30 दिनों बाद जितने भी आप ईमेल डिलीट करते हैं वो सारे के सारे ईमेल्स हमारे आते हैं ट्रेस बॉक्स के अंदर। ट्रेस बॉक्स ऑटोमेटिकली उन ईमेल्स को 30 दिन में डिलीट कर देता है। तो अगर आप 30 दिन के बाद उसे रिकवर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि परमानेंटली डिलीट हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्किट स्विचिंग नेटवर्क पर आधारित TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ट्रू होगा या फॉल्स, जल्दी से बताइए। इंटरनेट सर्किट स्विचिंग की बात की जा रही, नेटवर्क पर आधारित TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। और TCP/IP प्रोटोकॉल को इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। वहां पे कई सारे प्रोटोकॉल के नाम होंगे, उनमें से एक नाम दिया जाएगा TCP/IP। तो आपको याद रखना है TCP/IP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। TCP/IP प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग पे आधारित होता है या पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, यार्न डिस्क किसका उदाहरण है। यार्न डिस्क किसका उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन। यार्न डिस्क क्या है, जिस तरह से गूगल सर्च इंजन है उसी तरह से यार्न डिस्क भी एक सर्च इंजन का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है, वाइबर किसका उदाहरण है। वाइबर किसका उदाहरण है। आप सभी ने शायद इसके बारे में जरूर सुना होगा। जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उसी तरह का एक एप्लीकेशन है वाइबर,
जो कि एक इंस्टेंट मैसेंजर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंस्टेंट मैसेजिंग। वाइबर किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग। और इंस्टेंट मैसेजिंग को शॉर्ट में लिखा जाता है IM। और कई बार एग्जाम में IM का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका कंप्यूटर हैक हो गया है तो किस प्रकार का विषय है? यदि आपका कंप्यूटर हैक हो गया है तो किस प्रकार का विषय है? सुरक्षा, गोपनीयता, प्राइवेसी या फिर इनमें से कोई नहीं? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू होता है। अगर आपका कंप्यूटर हैक हो गया है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो चोरी हो सकता है, मींस सुरक्षा से रिलेटेड ये इशू होता है। अगला क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर को किससे बचाना चाहिए? अपने कंप्यूटर को किससे बचाना चाहिए? वायरस, टाइम बॉम्ब, वार्म या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी एक प्रकार के वायरस के टाइप्स होते हैं। यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया गया है, टाइम बॉम्ब। ये भी एक वायरस का टाइप होता है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा वायरस होता है जिसको किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए शेड्यूल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसको 15 अप्रैल 10 बजे, सुबह 10 बजे शेड्यूल किया जाता है, तो इसी टाइम पे एक्टिवेट होगा, आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा। तो टाइम बॉम्ब भी एक प्रकार का वायरस होता है। वार्म्स, वायरस, टाइम बॉम्ब, ये सभी आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा जा सकते हैं, तो इनसे बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्य पृष्ठ की पहली एक्टिव सेल में पहुंचने की शॉर्टकट की कौन सी है? एक्टिव सेल वो सेल होती है जिस पे आप क्लिक करके उस सेल को सेलेक्ट करते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, एक्टिव सेल का सेल एड्रेस कहां पर दिखाई पड़ता है? तो नेम बॉक्स के अंदर सेल एड्रेस दिखाई पड़ता है। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखिए। जैसे मैंने यहां पे किसी भी एक सेल पे क्लिक किया, जो सेल हमारी सेलेक्टेड होगी वो थोड़ा सा हाईलाइट होगी। आप देखिए यहां पे चारों बॉर्डर आपको हाईलाइटेड दिखेंगे। इस सेल का जो एड्रेस होगा वो कहां पे दिखाई पड़ेगा? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स यहां पे होता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहां पर होता है? तो फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है नेम बॉक्स, जहां पे एक्टिव सेल का सेल एड्रेस दिखाई पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पूछा गया है मुख्य पृष्ठ की पहली एक्टिव सेल में पहुंचने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं भी होंगे, किसी भी सेल में होंगे, अगर आप जैसे कि हम यहां पे हैं और कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो देखिए हम सबसे पहली सेल पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? A1। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली सेल का सेल एड्रेस क्या होता है? तो ये होता है A1। ये भी याद रखिए, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुति में आप प्रत्येक स्लाइड पर अलग अलग रंग और पाठ की दिशा बदल सकते हैं। प्रस्तुति मींस प्रेजेंटेशन में आप प्रत्येक स्लाइड पर अलग अलग रंग और पाठ मींस टेक्स्ट की दिशा बदल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। आप ऐसा कर सकते हैं। आप अलग अलग स्लाइड का अलग अलग कलर ले सकते हैं, अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मेट ले सकते हैं, उसकी जो एंगल होता है टेक्स्ट का एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पूछा गया कैम का पूर्ण रूप क्या है? कैम का पूर्ण रूप क्या है? और इसी तरह से एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है कैड। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक टूल होता है जहां पे हम 3D डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, वो अपने यहाँ पे टूल्स डेवलप करती हैं, या जितने भी पार्ट डेवलप होते हैं उनका जो डिजाइन होता है वो कैड पे तैयार किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन पे। तो एक सॉफ्टवेयर टूल होता है। यहां पे पूछा गया कैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यहां से डिजाइन तैयार किया जाता है और उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर पार्ट को बनाने के लिए कैम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। CPU, मैग्नेटिक डिस्क, IC या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे पहली जनरेशन में किस
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ? वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ? ट्रांजिस्टर्स। और थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ था? आईसी का। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है आईसी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था एक छोटी सिलिकॉन चिप, तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, आईसी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको सिलिकॉन चिप के नाम से भी जानते हैं। पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं? आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक चित्र जो किसी वस्तु जैसे कि फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंप्यूटर में एक चित्र जो कि किसी वस्तु जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइकन, जिसपे क्लिक करके आप उस फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रोग्राम के आइकन पे क्लिक करके उसे रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता मींस स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 3.5 इंच। ये अलग अलग साइज में फ्लॉपी डिस्क आती हैं, अलग आउटडेटेड है, शायद ही आपको मार्केट में कहीं देखने को मिले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.44 MB। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, आईएसडीएन का अर्थ है मींस इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रिपल सी एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, एक साथ क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे, आपको अलग से लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। और यहां पे कितने ट्रू फॉल्स होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, फिक्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई क्या है? डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई क्या है? बीपीएस, मेगाहर्ट्ज, सीपीएस, एमपीएस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीपीएस। बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिट पर सेकेंड। डेटा ट्रांसमिशन की गति को किसमें मापा जाता है? बिट पर सेकेंड, बीपीएस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो माप और गिनती दोनों करते हैं क्या कहलाते हैं? माप और गिनती दोनों करते हैं क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर दैट डू बोथ मेजरमेंट एंड काउंटिंग आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मुख्यतः वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन से जो कंप्यूटर बनता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्ट फिजिकल वैल्यू को मापते हैं, जैसे कि थर्मामीटर, जो पारा वाला थर्मामीटर होता है वो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। और डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इस तरह के बहुत सारे गैजेट अवेलेबल हैं जो कि डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर 0-1 के फॉर्म में काम करता है, मीन्स ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू सकता है और महसूस कर सकता है? कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं? हार्डवेयर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिजिकल कंपोनेंट जितने भी होते हैं कंप्यूटर के, उन सभी को हार्डवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट होते हैं जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आई होप समझ में आ चुका होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर की एक सिंपल से डेफिनेशन होता है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि इस बारे में हमने कई बार अपने वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस किया है।
और अगला क्वेश्चन है निर्देशों की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। निर्देशों की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। प्रोग्राम, इनपुट, कमांड या फिर प्रोसेसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम। निर्देशों की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, क्या होता है, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1 बाइट के बराबर है। 1 बाइट के बराबर है। 1 बाइट इक्वल क्या होता है, 8 बिट इक्वल 1 बाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 4 बिट इक्वल आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। 4 बिट इक्वल क्या होता है, या हाफ बाइट इक्वल क्या होता है। दोनों क्वेश्चंस ट्रिपल्स एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इन दोनों का एक ही आंसर हो जाएगा निबल। 4 बिट या फिर हाफ बाइट इक्वल क्या होता है, निबल। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई। बेसिक सा क्वेश्चन है और ये ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नाबार्ड की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई। तो सबसे पहले यहां पे इसका नाबार्ड का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसकी सिफारिश किसने की थी, कौन सी समिति ने की थी। तो डॉक्टर शिवरमन समिति ने की थी। डॉक्टर शिवरमन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई या फिर किस डेट में की गई। तो आप याद रखिए 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसकी सिफारिश किसने की थी, डॉक्टर शिवरमन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आरएसए का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन पिछले कई महीनों से लगातार पूछा जा रहा है। आरएसए का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवेस समीर एडलमैन। ये 3 ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आरएसए एल्गोरिथम को विकसित किया। आरएसए क्या है, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो हमारा डेटा होता है उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करने से पहले उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि उस डेटा को अगर बीच में कोई हैक कर लेता है तो उसे एक्चुअल इंफॉर्मेशन ना मिले। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रिवेस समीर एडलमैन आरएसए का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है स्कैनर का उपयोग चित्र के आउटपुट के लिए किया जाता है। यहां से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। और जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे की क्लास डेली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। शाम 7 बजे की क्लास में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और सुबह 7 बजे की जो क्लास होती है इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दोनों क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अप्रैल या अप्रैल के बाद ट्रिपल का एग्जाम है तो आप इन दोनों क्लासेस को डेली ज्वाइन करते रहिए। स्कैनर का उपयोग चित्र के आउटपुट के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फॉल्स। क्योंकि इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, प्रिंटर का। स्कैनर का इस्तेमाल होता है जो हमारी हार्ड कॉपी होती या जो पिक्चर होती उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्कैनर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, तो एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, याद रखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है। इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा जा सकता है। कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछली सीट पर जाने के लिए। पिछली सीट पर जाने के लिए तो यहां से 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कैल्क में पिछली सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि अगली सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है। तो अगर आप अगली सीट पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस टैब इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस टैब।
और पिछली सीट पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों क्वेश्चंस आप याद रखिए, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कैल्क ओपन करके रखा है। अब आप देखिए डिफॉल्ट रूप से एक सीट होती, आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल सीट्स बना सकते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, अधिकतम कितनी सीट बनाई जा सकती है। तो आप जो लेटेस्ट वर्जन है 6.0 समथिंग, जो भी लिब्रे ऑफिस के वर्जन हैं, इसमें आप 32,000 सीट बना सकते हैं, जबकि जो पुराने वर्जन थे उसमें नंबर ऑफ सीट की लिमिट थी 10,000। प्रेजेंट टाइम में आप 32,000 तक सीट्स बना सकते हैं। नई सीट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, एक सीट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप डबल क्लिक करके इन सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीट 4 लिखा हुआ है, आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सीट नेम भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे सीट 2 पे है और हम आगे जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में टैब प्रेस कर देंगे। तो सीट 3 पे आ चुके हैं, सीट 4 पे आ चुके हैं, वापस हमें जाना है पीछे की तरफ, मींस पिछली सीट पे जाना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे और पिछली सीट पे जा सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा आई होप। तो याद रखिएगा पिछली सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 किसकी शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 किसकी शॉर्टकट कुंजी है। तो इसको आप एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे आपने अपने सीट के अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई किया, आपने सम अप्लाई किया है, आपने एवरेज अप्लाई किया है, फिर आपने यहाँ पे मैक्स अप्लाई किया, मिन अप्लाई किया, कई अलग अलग फॉर्मूले आपने यहाँ पे अप्लाई किया अपनी सीट के अंदर, और आप इनको दोबारा से रिकैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैल्क में फॉर्मूला को रिकैलकुलेट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सभी सीट में सभी सूत्रों को पुनः गणना करने के लिए, मींस रिकैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। ओके, तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। जिनके भी आज 20+ क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, आप बहुत अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। बट जिनके 20+ करेक्ट नहीं हुए हैं, थोड़े से कम हुए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से एक सजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं gyanxp.com, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे 4 अप्रैल को एक मेगा टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसके बारे में मैंने कई बार अपने वीडियोस में बता दिया है। तो ये कुछ ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट gyanxp.com पे अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई ई बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट gyanxp.com पे विजिट कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।